नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए नागरिक शास्त्र का पहला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि इतिहास विषय का जो है प्रैक्टिस सेट वह अपलोड हो चुका है। 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए गए हैं इतिहास का। तो जो लोग जिनका इतिहास से टीजीटी या पीजीटी जो है दे रहे हैं, उनके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रैक्टिस सेट। वो लोग अवश्य जाके जो है चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये आपका जो है नागरिक शास्त्र का पहला प्रैक्टिस सेट है। जो लोग टीजीटी जिनका सोशल साइंस में नागरिक शास्त्र होगा, उनके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और पीजीटी नागरिक शास्त्र दोनों के लिए जो ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे जाके आप एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि है। 4 विकल्प है आप लोगों के सामने, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ जो सही होगा बी ऑप्शन, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 आर्टिकल यदि पूछा जाए तो आर्टिकल याद रखिएगा 324 ये चुनाव आयोग के संबंध में उपबंध करता है, और निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बनता है, एवं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो तक होता है। इन्हें समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज़ उठाई थी कब? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ष 1940 में। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था 1906 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न पूछा जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 में ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में था। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य एक मुस्लिम बहुल पृथक राज्य का निर्माण करना था, और भारत शासन अधिनियम 1909 में पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया था। यहीं से पृथक पाकिस्तान के निर्माण का जो है वह बीजारोपण माना जाता है। पाकिस्तान नाम शब्द का जो है प्रतिपादक वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहे रहमत अली। तो यदि पूछा जाए पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है, तो रहमत अली। रहमत अली को माना जाता है जिसने अपने लेख नाउ आर नेवर में पाकिस्तान शब्द का इन्होंने उल्लेख किया था। और पाकिस्तान बनने के क्रम में महत्वपूर्ण बदलाव 23 मार्च 1940 को आया। कब? तो 23 मार्च 1940 को आया। इसी बैठक में मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना गया। तो वही पूछा गया कि मुस्लिम लीग ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज़ कब उठाई थी, तो वर्ष 1940 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ जो है संसदीय समिति दिया गया है, और दूसरी तरफ सदस्यों की संख्या दी गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से हमेशा जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं लोक लेखा समिति दिया गया है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 22। ए का हो जाएगा दूसरा। फिर है प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। बी का हो जाएगा चौथा। सी है विभाग से संबंधित अस्थाई संसदीय समिति, तो इसमें 45 सदस्य होते हैं। सी का हो जाएगा पहला। और लोकसभा की व्यवस्था समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं, तो डी का हो जाएगा तीसरा। यानी कि 2 4 1 3 2 4 1 3 कोड होगा आपका। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा, 2 4 1 3। अगला क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिकता निधि को किसके अधिकार के अंतर्गत रखा गया है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के। भारत की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधीन रखी गई है, और संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए संसद भारत की आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है। यह निधि जो है भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 द्वारा स्थापित किया गया है, और यह निधि जो है राष्ट्रपति के अधीन है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निकाय संविधानेतर है? 4 विकल्प है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो
तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। हालांकि योजना आयोग का नाम अब बदल कर क्या कर दिया गया है, तो नीति आयोग कर दिया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक संकल्प पारित करके केंद्र में एक अस्थायी योजना आयोग का गठन किया गया। तो प्रश्न बनता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। और योजना आयोग का भारत के संविधान में कहीं पर भी जो है उल्लेख नहीं है, अतः योजना आयोग को संविधानेतर संस्था माना जाता है। योजना आयोग को केवल एक सलाहकारी संस्था का स्तर प्रदान किया गया और 1 जनवरी 2015 को जो मोदी सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया। तो डी विकल्प से हो जाएगा। बाकी जो है वित्त आयोग का संविधान में जो है वर्णन है, अंतर्राज्यीय परिषद का भी है और अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का भी वर्णन है। छठवां क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है, यह कथन है किसका? तो यहाँ पे ए विकल्प से हो जाएगा, के.टी. शाह का। प्रोफेसर के.टी. शाह के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। और प्रोफेसर के.सी. वियर ने इसे उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र माना था। तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान के ज़्यादातर प्रावधान व भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं और 1935 के अधिनियम की लगभग 200 धाराओं को उसी तरह अथवा थोड़ा बहुत उसमें संशोधन के साथ संविधान में रख लिया गया है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से हमेशा जो है प्रश्न ये पूछा जाता है कैबिनेट मिशन से। तो ए ऑप्शन से हो जाएगा, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एवं ए.वी. अलेक्जेंडर शामिल थे। भारतीय संविधान सभा के निर्माण सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय इस समिति से संबंधित थे। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति या फिर इसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है या मसौदा समिति भी कहा जाता है इसे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे और इसमें 6 अन्य सदस्य थे। उनका नाम जो है याद रखिएगा, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, ए.के. अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव। बाद में एन. माधवराव के स्थान पे बी.एल. मित्र, एन. माधवराव थे जो कि ये बी.एल. मित्र के स्थान पर जो है ये आए थे। फिर टी.टी. कृष्णमाचारी थे और ये डी.पी. खेतान की मृत्यु पर जो है इनको इस आयोग में रखा गया था। और यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति थी जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। तो यहाँ पूछा गया प्रारूप समिति का अध्यक्ष, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे और इसमें 6 अन्य सदस्य थे। टोटल कितने थे? 7 भीमराव अंबेडकर को लेकर के, और जो है यदि टोटल पूछा जाए तो 7 थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को छोड़ करके 6 अन्य सदस्य थे इसमें। 10वां क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो थे अबुल कलाम आज़ाद, बी विकल्प सही हो जाएगा आपका। अबुल कलाम आज़ाद ये जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही है और अपनी इस कृति में तत्कालीन परिस्थितियों का समग्र वर्णन इन्होंने किया है और यह पुस्तक 1959 में प्रकाशित हुई थी। 11वां क्वेश्चन है, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। इसके माध्यम से बाबा साहेब भारतीय समाज में विद्यमान ब्राह्मणवाद और पूंजीवादी संरचना में बदलाव करना चाहते थे ताकि समाज में जातीय व्यवस्था के कारण हो रहे अत्याचार से पीड़ित दलित, शोषित पिछड़े वर्गों और श्रमिकों के साथ ही जो हो रहे अमानवीय कृत्य को समाप्त किया जा सके और उन्हें भी समाज और विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। तो सी विकल्प सही हो जाएगा।
12वां क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए कब? तो कैबिनेट मिशन से आप देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जुलाई 1946 में। और 13वां क्वेश्चन है हंटर कमेटी रिपोर्ट संबंधित था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड से। हंटर कमेटी रिपोर्ट ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था। और हंटर कमेटी 1919 ये सरकार ने जो है विवशता से जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु अक्टूबर 1919 ईस्वी को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। और इस आयोग में 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज सदस्य थे और 3 भारतीय सदस्य थे। तो सी विकल्प यहाँ से हो जाए कि हंटर कमेटी रिपोर्ट किससे संबंधित था? तो जलियांवाला बाग के हत्याकांड या दुख से। 14वां क्वेश्चन है नेहरू समर्थक थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। तो सी विकल्प से होगा लोकतांत्रिक समाजवाद की। नेहरू जी ने आर्थिक नीति के मामले में मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया और उनके अनुसार विकास की नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे संपूर्ण समाज को लाभ हो, इन्हें गिने लोगों को नहीं। नियोजन का उद्देश्य जो है राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ आय और संपदा में भी समानता लाने पर होना चाहिए। तो सी विकल्प यहाँ से हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद के वह समर्थक थे। 15वां क्वेश्चन है सामाजिक आंदोलन और उनकी श्रेणी के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी विकल्प दिया गया सतनामी आंदोलन जनजातीय आंदोलन से, ये आपका सुमेलित नहीं है। सतनामी आंदोलन ये सामाजिक आर्थिक विषमता से संबंधित आंदोलन है, न कि जनजातीय आंदोलन है। और गुरु घासीदास ने जो है अपने समय की सामाजिक आर्थिक विषमता, शोषण तथा जातिभेद को समाप्त करके मानव एक जो है संदेश वह देते थे। बाकी तेभागा आंदोलन ये किसान आंदोलन था, चिपको आंदोलन पर्यावरणीय आंदोलन था, निर्भया आंदोलन ये नारीवादी आंदोलन था। बाकी सभी सुमेलित हैं, बी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते। तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा एम के गांधी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का यह मानना है कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते। गांधी जी राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते थे। इसकी प्रेरणा उन्हें प्रसिद्ध मनीषी गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के गुरु थे, उनसे मिली। और आध्यात्मिक, धार्मिक और नैतिक ये तीनों अभिव्यक्तियाँ गांधी जी के लिए एक ही अर्थ का संकेत देती हैं। धर्म को उन्होंने कभी संकुचित अर्थ में नहीं लिया। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में मंडल निर्माण करने वाले राज्यों की संख्या है कितना? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा 12। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में मंडल निर्माण करने वाले राज्यों की संख्या 12 है। और जो है विजिगीषु उसके मित्र, शत्रु, मध्यम और उदासीन के सहयोग से 4 मंडलों या समूहों का निर्माण होता है। और इन चारों मंडलों के संयोग से बृहद राज्य मंडल की रचना होती है। चूँकि प्रत्येक मंडल में 3-3 राज्य आते हैं, इस प्रकार बृहद राज्य मंडल में कुल 12 राज्य आते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा एक्टन ने। लॉर्ड एक्टन ने मार्क्सवाद को युग भ्रम की संज्ञा दिया है। और यह ब्रिटेन का प्रसिद्ध इतिहासकार तथा राजनीति वैज्ञानिक था। इसकी रचना जो है एक महत्वपूर्ण है काफ़ी, द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम, जो कि 1907 में लिखा था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित कथन किसका है? अब तक के ज्ञात समाज का इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो ये बताना है आपको कि यह कथन जो है ये किसका है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा मार्क्स का ही। मार्क्स के अनुसार अब तक के ज्ञात समाज का इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स ने जो है ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया में वर्ग संघर्ष की भूमिका पर विशेष बल दिया है। और मार्क्स का विश्वास था कि धनवान और निर्धन वर्गों के बीच का यह संघर्ष समाज के इतिहास में तभी से मौलिक महत्व की वस्तु रहा है जब से आदिम जनजातीय समाज लुप्त हुआ है, क्योंकि उस समाज में उत्पादन के साधन सबकी साझी संपत्ति होते थे। मार्क्स के अनुसार जो है वर्ग संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मजदूर समाज की बागडोर नहीं संभाल लेते। तो डी ऑप्शन सही है यहाँ।
20वां क्वेश्चन है, किस एक विचारक की यह मान्यता थी कि राज्य एक उत्पीड़न का यंत्र है? तो बी ऑप्शन से हो जाएगा ये कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स के महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम जो है दास कैपिटल, ये पूछा भी गया है, याद रखिएगा। दास कैपिटल 1867 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। को इस पुस्तक को जो है मार्क्सवाद की बाइबिल कहते हैं। यह रचना पूंजीपतियों द्वारा उनकी शोषणकारी नीतियों की आलोचना पर आधारित है। 21वां क्वेश्चन है, दास कैपिटल इनमें से किस विचारक का ग्रंथ है? तो अभी आपको ऊपर ही बताया गया है, बी ऑप्शन से हो जाएगा मार्क्स का, और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1867 ईस्वी में। 22वां क्वेश्चन है, ए ट्रीटाइस ऑन लिबर्टी के लेखक हैं? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा J.S. मिल। ए ट्रीटाइस ऑन लिबर्टी जो है J.S. मिल द्वारा लिखित पुस्तक है, और इस पुस्तक में मिल के द्वारा स्वतंत्रता की नकारात्मक संकल्पना प्रतिपादित की गई है। 23वां क्वेश्चन है, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का जो कि संप्रभु होती है, किसने कहा था? तो यह रूसो के द्वारा कहा गया था। सी विकल्प सही हो जाएगा। रूसो अपनी प्रसिद्ध रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो की एक महत्वपूर्ण रचना है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो है हॉब्स के लेवियाथन के समान ही सामान्य इच्छा को संप्रभुताधारी बना देता है। उनके अनुसार शासन जो है सत्ता में परिवर्तन होता रहता है, किंतु इच्छा जो कि राज्य की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है का स्थानांतरण संभव नहीं है। रूसो के सामान्य इच्छा की जो है विशेषताएं हैं, जिनमें अखंडता है, उसके बाद सर्वोच्च एवं निरंकुश, अस्थायी, लोक कल्याणकारी, विवेक पर आधारित और चित्तपूर्ण इच्छा, ये सभी था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 24वां क्वेश्चन है, सहिष्णुता पर 4 पत्र किसने लिखे हैं? तो लॉक के द्वारा जो है लिखा गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। सहिष्णुता पर 4 पत्र की रचना जॉन लॉक, इनका पूरा नाम था जॉन लॉक, के द्वारा पृथक पृथक रूप में की गई थी। पहला जो था वह था सहिष्णुता पर प्रथम पत्र, जो कि 1679 में जो है लिखा गया, और उसके बाद सहिष्णुता पर द्वितीय पत्र 1690 में, फिर जो है तीसरा और चौथा दोनों जो है 1692 में लिखा गया था। तो इन पत्रों के माध्यम से लॉक ने जो है समाज में सहिष्णुता सद्भाव पर जोर दिया है, ताकि समाज में सद्भाव कायम रहे। 25वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ विचार है, दूसरी तरफ विचारक के नाम। तो आपको कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप देख लीजिए, पहला दिया गया सामान्य इच्छा, तो यह किस विचारक का है? तो रूसो का है, ये का हो जाएगा चौथा। फिर है असीम प्रभुसत्ता, यह जो है हॉब्स का है, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। फिर है सीमित सरकार, यह जॉन लॉक का है, सी का हो जाएगा दूसरा। और नव राजनीति विज्ञान ये मैकियावेली का है, डी का हो जाएगा पहला। यानी कि 4-3-2-1 आप देख सकते हैं कि विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुत करता था? तो वह था जॉन लॉक, डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 27वां क्वेश्चन है, यह किसने कहा लेवियाथन आंग्ल भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम और संभवतः एकमात्र अति उत्तम रचना है, या हॉब्स की लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है? तो यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा ओकसाट। प्रोफेसर ओकसाट के अनुसार हॉब्स का लेवियाथन सबसे अधिक ही नहीं बल्कि केवल मात्र एक राजनीतिक ग्रंथ है जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। सेबाइन ने हॉब्स की प्रशंसा करते हुए कहा है कि अंग्रेजी भाषाभाषी जातियों में जितने भी राजनीतिक दार्शनिक उत्पन्न हुए हैं उन सब में हॉब्स संभवतः महानतम है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। और 28वां क्वेश्चन है, हॉब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया है वह है? तो वह है दैवी अधिकार, बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति मार्क्स एवं एंजेल्स की है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा जर्मन आइडियोलॉजी। जब मार्क्सवाद की बात की जाती है तो मार्क्सवाद के अंतर्गत कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजिल्स दोनों आते हैं। इन दोनों के अभाव में मार्क्सवाद की कल्पना नहीं की जा सकती है, और मार्क्स के अभाव में एंजिल्स और एंजिल्स के अभाव में मार्क्स अपूर्ण है। और अर्थात जो है मार्क्स और एंजिल्स दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों ने मिलकर अनेकों जो है ग्रंथों की रचना किया है, जिनमें है द सिविल वार इन यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद द होली फैमिली, जो कि ये महत्वपूर्ण है, जर्मन आइडियोलॉजी जिनमें एक है।
30वां क्वेश्चन आपका, स्वतंत्र भारत का ऐसा पहला राज्य कौन था जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी थी? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, पेप्सू प्रांत। हालांकि आयोग ने जो है, जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, इसमें मद्रास को सही माना था। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ सही होगा कि पेप्सू प्रांत ये जो है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी थी। अगला जो क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दार्शनिक ने कहा है कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ था और वह हर जगह जंजीरों में है, जो कि स्वयं को दूसरों का मालिक समझते हैं वे उनसे ज़्यादा दास हैं? यहाँ पे सी विकल्प सही होगा, जीन जैकस रूसो। ये कथन जो है रूसो का है। रूसो एक संविदावादी विचारक है जिसकी गणना पश्चिम के युग प्रवर्तक विचारकों में है, किंतु अंतर्विरोध तथा विरोधाभासों में जो है पूर्ण होने के कारण उसके दर्शन का स्वरूप जो है वह विवादास्पद रहा है। 32वां प्रश्न, मताधिकार का यह सिद्धांत अधिकांश देशों द्वारा अपनाया गया है, तो वह है आयु आधारित। बी ऑप्शन से हो जाएगा। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों के द्वारा जो है आयु आधारित मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया, जैसे कि जापान में है 25 वर्ष, जर्मनी में ये 20 वर्ष है, उसके बाद जो है अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, 18 वर्ष है, भारत में भी 18 वर्ष है। भारत में याद रखिएगा 18 वर्ष जो है कब किया गया था, 21 वर्ष से। तो 61वें संविधान संशोधन में जो है ये 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था। तो आयु आधारित से हो जाएगा बी ऑप्शन। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नौ उदारवाद से संबंधित है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। एफ ए हेयक भी, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नाजिक, ये सभी नौ उदारवाद से संबंधित हैं। 34वां क्वेश्चन है आपका, वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बी ऑप्शन से हो जाएगा, एडम स्मिथ की है ये। वेल्थ ऑफ नेशन ये 1776 में जो प्रकाशित हुआ था, ये एडम स्मिथ की रचना है। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्न में से किसका है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से होगा, वैज्ञानिक समाजवाद का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फांसीवाद की एक विशेषता नहीं है? तो डी ऑप्शन से होगा, व्यक्तिवाद में विश्वास। फांसीवाद का जनक इटली के तानाशाह शासक मुसोलिनी को माना जाता है। तो यदि पूछा जाए कि फांसीवाद के जनक कौन है, तो वह इटली के तानाशाह जो है मुसोलिनी को माना जाता है फांसीवाद का जनक। फांसीवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो लोकतंत्र, उदारवाद, साम्यवाद तथा व्यक्तिवाद का विरोध करती है तथा निरंकुशवाद, तानाशाही, उग्र राष्ट्रवाद, युद्धवाद, सर्वाधिकारवाद तथा पूंजीवाद का यह समर्थन करती है। एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास, यह अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध, लोकतांत्रिक संस्थान में जो है आत्मविश्वास, व्यक्तिवाद का विरोध आदि, ये इसकी जो है प्रमुख विशेषताएं हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाए कि व्यक्तिवाद में विश्वास, ये जो है फांसीवाद की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की एक विधि है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, सूची प्रणाली। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के प्रयोजन के लिए जो विधियां अपनाई गई हैं उनमें है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसके अंतर्गत एकल संक्रमणी पद्धति व सूची प्रणाली शामिल है। तो ऑप्शन में जो है सूची प्रणाली है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद सीमित मत व्यवस्था भी आता है, एकल मत व्यवस्था भी आता है, माध्यम व्यवस्था, संचयी मतदान व्यवस्था, उसके बाद मतभार, मनोनयन, ये सभी आते हैं। लेकिन ऑप्शन में जो दिया गया सूची प्रणाली, तो इसलिए सही हो जाएगा डी ऑप्शन। 38वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने अग्रसारित की? तो बी ऑप्शन से हो जाएगा, जे.एस. मिल ने। जे.एस. मिल ये बहुमत की निरंकुशता को प्रजातंत्र के लिए सर्वाधिक खतरनाक मानता है और बहुसंख्यक निर्वाचन में विजयी होकर मदान्ध हो जाते हैं, वे एक निरंकुश की तरह अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगते हैं। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है, अधिनायक तंत्र निम्न में से किसका विलोम है, यानी कि अपोजिट है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा, लोकतंत्र का। अधिनायक तंत्र व्यवस्था के तहत शासन सत्ता एक व्यक्ति में ही निहित होती है और उसकी इच्छा ही कानून होता है, जबकि लोकतंत्र में सत्ता एक मंत्रिमंडल में निहित होती है, इसलिए आपका अधिनायक का विलोम हो जाएगा लोकतंत्र।
40वां क्वेश्चन है लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो ये हमेशा जो है पूछा जाता है ये कथन, ये परिभाषा, तो आप सबको पता भी होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अब्राहम लिंकन का है ये। अब्राहम लिंकन ने जो है 1863 में डेविसबर्ग के भाषण में कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए व जनता द्वारा किया जाने वाला शासन है। तो यह कथन जो है किसका है? अब्राहम लिंकन का। 41वां क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दल व्यवस्था है। तो यहाँ पे डी विकल्प सही होगा, द्विदलीय व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था में द्विदलीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि इसमें सत्ता दो प्रमुख दलों के बीच ही घूमती रहती है, जिससे शासन में स्थायित्व तो रहता है। और इसमें कुछ और भी दल हो सकते हैं, परंतु सत्ता के संघर्ष में उनका कोई महत्व नहीं होता। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है कानून संप्रभु की आज्ञा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉन ऑस्टिन का है। सी विकल्प सही हो जाएगा। जॉन ऑस्टिन के अनुसार कानून संप्रभु का आदेश है। प्राकृतिक कानून, दैवीय कानून, परंपराओं और प्रथाओं को सही अर्थों में कानून नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वह किसी संप्रभु के आदेश की अभिव्यक्ति नहीं है। इस प्रकार जो ऑस्टिन अपनी सकारात्मक कानून की धारणा में पूर्व प्रचलित मान्यताओं को कोई स्थान नहीं देते हैं। 43वां क्वेश्चन है भारत के संविधान में 86वें संशोधन के पश्चात कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ईस्वी के बाद जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है, और 11वें मूल कर्तव्य में माता पिता या अभिभावक से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हेतु विद्यालय भेजेंगे, जो कि आपका अनुच्छेद 21A में से रखा गया है। तो टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं अब? 11। 44वां क्वेश्चन है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन जॉन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो यह बोंदा के द्वारा किया गया। सी विकल्प सही हो जाएगा। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जीन बोंदा, पूरा नाम क्या था? तो जीन बोंदा द्वारा किया गया था। यह बोंदा के द्वारा राजनीति विज्ञान को दी गई एक अत्यंत महत्वपूर्ण देन है। आज जो है राज्य तथा अन्य सभी संगठनों के मध्य अंतर का जो सबसे महत्वपूर्ण आधार बिंदु है वह है संप्रभुता। तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो जीन बोंदा के द्वारा। 46वां क्वेश्चन है आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है। यह कथन किसका है? तो डी ऑप्शन से हो जाएगा, लॉस्की का। लॉस्की के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है। यह भूखे नंगे व्यक्ति के लिए वोट देने, सार्वजनिक पद प्राप्त करने आदि स्वतंत्रताओं या अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य व्यक्ति की उस अवस्था से होता है जिसमें वह अपने आर्थिक प्रयत्नों का लाभ स्वयं प्राप्त करने में स्वतंत्र हो। तो यह कथन किसका है? लॉस्की महोदय का। 47वां क्वेश्चन है किसने कहा स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से होगा, सीले। सीले ने यह कहा है कि स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है, और प्रतिबंधों के अभाव से आशय यह है कि राज्य व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का प्रतिबंध वह नहीं थोपेगा। 48वां क्वेश्चन है यह कथन कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते किससे संबंधित है? तो लॉर्ड एक्टन से यह संबंधित है। बी विकल्प सही हो जाएगा आपका। 49वां क्वेश्चन है इंग्लैंड में लॉर्ड वेवरिज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह था? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सी हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य। लॉर्ड विलियम वेवरिज ने 1943 में 5 बड़ी जो है बुराइयों, जिनमें बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भूखमरी तथा आश्रय अभाव के उन्मूलन में जो है राज्य से सकारात्मक भूमिका की कामना की, और इटली की श्रम सरकार ने इस रिपोर्ट यानी कि लेबर पार्टी ने इस रिपोर्ट को लागू भी किया। इसलिए ब्रिटेन को कल्याणकारी राज्य का घर होने का श्रेय मिला। तो यहाँ पे जो है डी विकल्प सही हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत
कौन है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सी हो जाएगा ग्रीन। कल्याणकारी राज्य पदबंध का सर्वप्रथम प्रयोग आर्कबिशप टेम्पिल ने अपने सिटीजन एंड चर्चमैन में किया था। इसमें व्याधि, अज्ञान, गंदगी, गरीबी तथा बेकारी को दूर करने के लिए राज्य की गतिविधियों की ओर संकेत किया गया। ग्रीन ने 3 बड़ी बुराइयों जिनमें अज्ञानता, गरीबी व नशाखोरी के उन्मूलन पर बल दिया और इस प्रकार उसने कल्याणकारी राज्य के विचार का पूर्वाभास किया। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है ग्रीन है, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन सी हो जाएगा कि कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत कौन है? तो ग्रीन। 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक शब्द का प्रयोग हॉब्स द्वारा राज्य को इंगित करने के लिए किया गया है? यहाँ पे ए विकल्प से होगा कॉमनवेल्थ। थॉमस हॉब्स ने जो है राज्य शब्द के लिए कॉमनवेल्थ यानी कि समाज, राज्य तथा शासन का सामूहिक नाम के शब्द का प्रयोग किया है। जॉन लॉक ने राज्य शब्द के लिए समुदाय शब्द का प्रयोग किया है तथा जीन बोंदा ने राज्य शब्द के लिए द रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया है। तो ये विकल्प सही होगा यहाँ। 52वां क्वेश्चन है, राज्य स्वयं में एक साध्य है, यह विचार किसने व्यक्त किया था? तो आदर्शवादियों ने व्यक्त किया था। डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। हीगल, कांट और ग्रीन जैसे उदार आदर्शवादी राज्य की व्यक्ति के नैतिक जीवन का माध्यम मानते हैं और आदर्शवाद की दृष्टि में व्यक्ति ही नैतिक इकाई है और राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के नैतिक उत्थान के लिए है। तो राज्य स्वयं में एक साध्य है, यह विचार किसने व्यक्त किया? तो आदर्शवादियों ने। 53वां क्वेश्चन है, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हीगल महोदय का। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। जर्मन ये आदर्शवादी विचारक हैं हीगल। हीगल ने राज्य को आध्यात्मिक स्वरूप देते हुए उसे आत्मा की अभिव्यक्ति माना है और यही कारण है कि वे कहते हैं राज्य एक संसार है जिसे आत्मा ने अपने लिए बनाया है। 54वां क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है, यह जो है आपको बताना है कि जर्मन शब्द है, फ्रांसीसी है, लैटिन है या फिर ग्रीक शब्द है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सी हो जाएगा, लैटिन शब्द है ये। नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है और यह लैटिन भाषा का शब्द है। इस शब्द का प्रयोग प्राचीन रोम में नागरिकों के लिए किया जाता था और नागरिक शास्त्र और राजनीतिक समाज को समानार्थी माना जाता है तथा यह शब्द राज्य के पर्याय के रूप में प्रयोग होता रहा है, लेकिन नागरिक शास्त्र का पृथक अस्तित्व भी है। तो सिविक और सिविटाज जो है ये लैटिन शब्द हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो सबसे पहले दिया गया है जॉन लॉक। तो जॉन लॉक के पुस्तक का जो नाम है अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, यहाँ पे एक हो जाएगा तीसरा और यह प्रकाशित हुआ था 1689 में। उसके बाद तो ए का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। ग्राहम वालास का रचना है ग्रेट सोसाइटीज। तो यहाँ पे बी का हो जाएगा पहला और ग्रेट सोसाइटीज ये 1914 में प्रकाशित हुआ था। एलेक्स डी टॉकविले इनकी रचना है डेमोक्रेसी इन अमेरिका जो कि 1835 में ये प्रकाशित हुआ था। तो सी का हो जाएगा चौथा और एम.पी. फॉलेट बाकी बचे द न्यू स्टेट। तो डी का हो जाएगा दूसरा और द न्यू स्टेट जो प्रकाशित हुआ था ये 1918 में। तो 3, 1, 4, 2 जिस ऑप्शन में होगा वैसे हो जाएगा। ऑप्शन ए ही आपका सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? आपको बताना है किसने कहा था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा सीले ने यह कहा है कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं है तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं है। इसके माध्यम से सीले ने यही बताने का प्रयास किया है कि इतिहास और राजनीति विज्ञान दोनों एक दूसरे से अलग अलग न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। 57वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो यहाँ पे सी विकल्प से होगा कैटलिन ने। सर एडवर्ड गॉर्डन कैटलिन एक दार्शनिक थे। द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो कि 1956 में इनकी ये चर्चित कृति है। अपने एक निबंध द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड एंग्लो अमेरिकन यूनियन में उन्होंने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है।
तो इनका पूरा नाम याद रखिएगा, सर एडवर्ड गॉर्डन कैटलिन इनका पूरा नाम है। 58वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से है। एक का लेना कीमतों से है तो दूसरे का मूल्यों से। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आर्यन गिलक्राइस्ट का। सी विकल्प सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से है। एक का लेना कीमतों से है और दूसरों का जो है मूल्यों से। यह कथन आर्यन गिलक्राइस्ट का है। सी विकल्प सही हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। यह नारा किसने दिया है? कई बार ये बताया भी जा चुका आपको, बाल गंगाधर तिलक का यह कथन है और इन्होंने ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में यह कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। 60वां क्वेश्चन है, पहचाने कि कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है। तो इसमें कानून और व्यवस्था का रख रखाव। कानून और व्यवस्था का रख रखाव ये स्थानीय स्वशासन का कार्य नहीं है। कानून और व्यवस्था संविधान की 7वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? तो 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है और अतः राज्य जो है, अतः कानून जो है, कानून और व्यवस्था का रख रखाव राज्य सरकार का कार्य है। स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामीण आवास तथा पेयजल प्रदान करना वह स्थानीय सरकार का कार्य है। तो सी विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा ये पूछा जाता है। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सन 1930 से लेकर के 1932, यानी कि पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में हुआ जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। इन तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति जो थे वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नेताओं का कौन सा समूह गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा, नेहरू, नासिर, टीटो। गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है NAM, NAM, यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो के विशेष प्रयास से हुआ था और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका गठन शीत युद्ध के उस दौर से हुआ था जब विश्व के अधिकांश देश संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत रूस के 2 खेमे में बटा हुआ था। इस संगठन के सदस्यों ने किसी गुट में शामिल न होकर स्वयं को तटस्थ रखा था। तो नेम के लिए जिम्मेदार पूछा गया है, तो वह थे नेहरू, नासिर और टिटो। अगला और अंतिम प्रश्न है ये, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है गार्नर महोदय का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजनीति को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला सैद्धांतिक व दूसरा व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत जो विषय आते हैं उनमें है सरकार का सिद्धांत, राज्य का सिद्धांत, कानून निर्माण की संकल्पना, और व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत सरकार का वर्तमान रूप, कार्यप्रणाली, ये सभी समाहित होता है। और इसी के तहत गार्नर ने कहा था कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत वह राज्य से होता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था नागरिक शास्त्र का पहला प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप यूपीपीएससी और यूपी-SSC एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के जो अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का सबसे पहले लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से जाके, फिर मोबाइल नंबर के थ्रू आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप अपना गोल सेलेक्ट करेंगे। गोल यानी कि आप किस एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूपीपीएससी और यूपी-SSC आपको जो है सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने जो है पूरा वीडियो ओपन हो जाएगा। फिर वीडियो को जो है आप देखने के लिए हमारा रेफरल कोड यूज ज़रूर कीजिएगा एग्ज़ाम लर्नर, और सब्सक्रिप्शन लेते समय भी आप हमारा रेफरल कोड एग्ज़ाम लर्नर ज़रूर यूज कीजिएगा जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो
तो एक रेफरल कोड आपसे मांगा जाएगा, तो आप रेफरल कोड डालेंगे तो फ्री में जो वीडियो आप अनअकैडमी पे पड़ा हुआ है वो देख सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के समय यदि आप रेफरल कोड यूज करते हैं हमारा, तो आपको जो है 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। रेफरल कोड आपको डिस्क्रिप्शन में भी नीचे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यूपीपीएससी और यूपीएससी का जो है न्यू अनाउंसमेंट है अनअकैडमी पर। यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ का जो है आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। यदि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का एडिशनल यानी कि एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में दिया जा रहा है। उसके बाद अनअकैडमी पर जो है फतेह यूपीपीसीएस स्कॉलरशिप टेस्ट ये जो है डेली आपका डेली नहीं, ये संडे को 11 बजे कराया जाता है और इसका जो है सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा, तो आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इतने सारे फीचर्स जो है आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। उसके बाद जो अनअकैडमी पर प्रगत यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज है उसका शेड्यूल दिया गया है यहाँ पे। फिर बैच कोर्सेज जो अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे वो है यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी, हिंदी एंड हिस्ट्री, ये सभी अवेलेबल हैं। तो जो लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप जाके अनअकैडमी पे ले सकते हैं। उसके बाद यूपीपीएससी का प्रीलिम्स 2021 बैच कोर्स जो है ये आपका 9 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो जो लोग यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं यहाँ पे। फिर जो है आप लक्ष्य यूपीपीएससी 2022, ये 12 मंथ का प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो है कंप्लीट बैच कोर्स है जो कि 14 जुलाई से बैच शुरू हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। इनमें से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का जो है एडिशनल डिस्काउंट तत्काल मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम पे भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो है यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप जो है अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप जाके प्ले स्टोर से अनअकैडमी का ऐप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए और फ्री में जो भी वीडियो आप देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। हमारा रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का जो है एडिशनल डिस्काउंट तत्काल मिल जाएगा।